Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are diving into the fascinating world of the signal processing and a powerful algorithm that plays a key role in it. The फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म और FFT। आई नो कि आपको ये सारी की सारी बातें जो है बड़ी टेक्निकल लग रही होगी, बट फियर नॉट, हम इस वीडियो के अंदर FFT को बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझेंगे बिना किसी बकवास के। मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ, फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म जो है पिछले सेंचुरी की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। बट वेट, हम जो है इसके अंदर कोई भी भयानक से इक्वेशन के साथ इस चीज को स्टार्ट नहीं करेंगे। आज हम इस टॉपिक को बड़े ही रिलेटेबल एनालॉजी के साथ समझेंगे। सो पिक्चर दिस पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन। यस, इट्स लाइक अ अलजेब्रा बट with a twist that connects it to something that you might not expect. Now, सबसे पहले हम जो है दो पॉलिनोमियल लेते हैं। एक जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल ये ले लिया, और दूसरा पॉलिनोमियल मैंने ले लिया ये। Now our task is to multiply these two polynomials in a efficient manner. तो बेसिक तरीका तो हमको पता ही है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हम जो है इस चीज को जो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारे टू पॉलिनोमियल्स हो गए और हम इस चीज को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के इसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। +1 3x² + 2x + 1। इस तरीके को जो है आपने काफी बार अपने अलजेब्रा क्लास के अंदर लगाया भी होगा। नाउ अब हमें इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक कंप्यूटर एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखना है। नाउ इस कंप्यूटर एल्गोरिथम को लिखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा हम इस पॉलिनोमियल को किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। नाउ इसका सबसे मोस्ट नेचुरल वे यही होगा कि हम इस पॉलिनोमियल को कोफिशिएंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। तो फॉर एग्जाम्पल कि इस ax को हम जो है एज अ लिस्ट की तरह देखें कि 1, 1, 1। तो इसके अंदर 0th डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, एंड 2 डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है। सिमिलरली अगर हम इस केस की बात करें तो इसको अगर हमें कोफिशिएंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये हो जाएगा 1, 3, 1। तो अब इस केस के अंदर हमारे पास जो इनपुट जाएगा वो दो लिस्ट जाएगी 1, 1, 1 एंड 1, 3, 1, और इसका जो आउटपुट होगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस टू पॉलिनोमियल्स उसका आउटपुट हो जाएगा 1, 4, 5, 4, 1। तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि 0th डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो 4 है। तो kth डिग्री का जो कोफिशिएंट है वो kth इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट होगा। नाउ इस पॉलिनोमियल को एज अ लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को हम कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन कहेंगे। नाउ अगर मैं इस चीज को थोड़ा जनरलाइज करूं तो मान लो हमारे पास एक ax पॉलिनोमियल है जिसकी t डिग्री है, सिमिलरली एक bx पॉलिनोमियल है उसकी भी t डिग्री है। अगर हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इस दो पॉलिनोमियल्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगा वो t² के बराबर होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कैन वी डू बेटर। नाउ अब जो है हम इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को कुछ एक अलग तरीके से देखते हैं। नाउ हम जो है सबसे पहले एक सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल को लेते हैं जो है 1 डिग्री पॉलिनोमियल। नाउ इस केस के अंदर हम किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद टू कोफिशिएंट्स। तो अगर हमें p0 एंड p1 की वैल्यू पता हो तो हम किसी भी लाइन को जो है रिप्रेजेंट यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे ही हम जो है p0 और p1 की वैल्यू को चेंज करेंगे तो हमारी जो लाइन है वो चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे जो है 1-to-1 मैपिंग है बिटवीन द कोफिशिएंट्स एंड द लाइन। नाउ जैसे हमने अभी देखा कि इस कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम एक यूनिक लाइन को क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी रिप्रेजेंटेशंस होती है जो एक यूनिक लाइन को क्रिएट कर सकती है। इसी तरीके से एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो है पॉइंट्स की रिप्रेजेंटेशन। जैसा कि हमने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा है कि अगर हमारे पास दो यूनिक पॉइंट्स हो तो हम उसके थ्रू एक यूनिक लाइन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ अगर मैं इस बात को थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो अगर मेरे पास d+1 यूनिक पॉइंट्स अगर अवेलेबल है तो मैं उन सारे पॉइंट्स के थ्रू एक यूनिक लाइन को ही रिप्रेजेंट कर पाऊंगा। नाउ इसका मतलब अगर मैंने आपको 4 यूनिक पॉइंट्स दिए कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर तो उसके थ्रू जो है आप एक क्यूबिक फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर पाओगे। सिमिलरली अगर मैंने आपको जो है 3 यूनिक पॉइंट्स दे दिए कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर तो आप उस टाइम पे एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर पाओगे यूनिकली। हमें जो है फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा के हिसाब से ये पता है कि अगर एक पॉलिनोमियल की अगर डिग्री d है तो उसके जो है d रूट्स होते हैं, और इस पॉलिनोमियल को जो है मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ x - x2 x - xt, और जो ये x1 x2 और ये xd है ये इसके रूट्स है। नाउ मान लो आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx, उसकी जो डिग्री है वो 4 है। अब वो जो है इन 5 पॉइंट्स के थ्रू पास करता है। नाउ सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर 5 पॉइंट से अगर ये पॉलिनोमियल पास करता है तो ये जो पॉलिनोमियल है वो यूनिक है
जो इन 5 पॉइंट से पास करेगा। मान लो मैं इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ और कहता हूँ कि यहाँ पे एक gx पॉलिनोमियल भी है जो इन 5 पॉइंट से पास करता है और वो उसकी डिग्री भी जो है वो 4 है। मान लो वो पॉलिनोमियल जो है वो इस तरह से दिखता है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इन दो पॉलिनोमियल्स को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, f माइनस जी ऑफ एक्स कर देते हैं। तो इससे आपको क्या पता लगेगा कि इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू, इस f माइनस जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, इस पे भी 0 हो जाएगी, इस पे भी 0 0 एंड 0। तो मैं ये कह सकता हूं f माइनस जी ऑफ एक्स के 5 रूट्स है एटलीस्ट, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि ये और कोई और पॉइंट्स के ऊपर भी कोलाइड करते हैं कि नहीं, बट हमें अभी ये पता है कि इस 5 पॉइंट्स पे तो कोलाइड करते ही हैं, तो इसके कम से कम 5 रूट्स तो होंगे ही होंगे। अब जो है हम f माइनस जी पॉलिनोमियल की डिग्री की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि fx की जो डिग्री है वो 4 है, gx की डिग्री भी 4 है, तो f माइनस जी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो लेस देन या इक्वल टू 4 ही होगी, क्योंकि लेस देन इस केस में हो सकती है कि fx का फॉर एग्जांपल जो हाईएस्ट डिग्री का कोफिशिएंट है वो 5 है, 5x4 है मान लो, gx का भी 5x4 है, तो वो सब्ट्रैक्ट होके कट जाएंगे, तो इस वजह से जो x4 वाला जो फैक्टर है वो हट जाएगा। इसकी वजह से जो है लेस देन 4 उसकी डिग्री हो सकती है, और इक्वल टू 4 ऑब्वियसली हो ही सकती है, बट ग्रेटर देन 4 कभी भी नहीं होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ f माइनस जी की जो डिग्री है वो एटमोस्ट 4 है। नाउ इन बातों से हमें क्या पता लगा कि f माइनस जी जो पॉलिनोमियल है उसके कम से कम 5 रूट्स है और उसकी ज्यादा से ज्यादा 4 डिग्री है, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट करता है हमारे फंडामेंटल्स ऑफ अलजेब्रा को, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री d है तो उसके रूट्स भी d ही होंगे। तो इस केस के अंदर अगर इस पॉलिनोमियल के 5 से ज्यादा रूट्स है, 5 से ज्यादा रूट्स है, तो इसका मतलब ये है कि f और g को बराबर होना ही पड़ेगा। अगर हम इस चीज को सिंपल इक्वेशन से समझे तो मान लो fx जो है वो इसके बराबर है एंड gx जो है वो इस चीज के बराबर है, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो हो जाएगा a माइनस बी जीरो प्लस a1 माइनस b1 x प्लस a2 माइनस b2 x स्क्वायर। तो इस केस के अंदर हम बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के जो रूट्स है वो एटलीस्ट 3 है और इसकी जो डिग्री है वो एटमोस्ट 2 है। तो उस केस के अंदर ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पॉसिबल जब भी हो सकता है जब a0 जो है b0 के बराबर हो, a1 जो है b1 के बराबर हो और a2 जो है b2 के बराबर हो, सो डेट कि हम x की कोई भी वैल्यू डालें तो वो आपको 0 ही वैल्यू देगा। तो इस बात को जो है, जो हमने एजम्पशन लिया था कि f और g डिफरेंट है, वो हम उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर चुके हैं, और अब हमें पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर किसी भी d+1 यूनिक पॉइंट से पास कर रहा है तो वो एक यूनिक d डिग्री पॉलिनोमियल को ही रिप्रेजेंट करेगा। नाउ अब तक जो है हमने इस पॉलिनोमियल के दो रिप्रेजेंटेशन देख लिए हैं। पहला है कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन की हम कोफिशिएंट्स को एज अ लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और kth इंडेक्स के ऊपर kth डिग्री का जो है कोफिशिएंट होता है। दूसरा जो है हमने वैल्यू रिप्रेजेंटेशन देखी है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि अगर डिग्री d है तो इस केस में डिग्री अगर 3 है तो हम 4 पॉइंट्स लेते हैं, 4 यूनिक पॉइंट्स के ऊपर प्लॉट करते हैं और उस 4 यूनिक पॉइंट से जो पास करता हुआ जो पॉलिनोमियल होगा वो यूनिक होगा और वो ही fx होगा। तो इस केस के अंदर हम 4 यूनिक पॉइंट्स ले लेते हैं, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। And last one is x4, fx4। नाउ इस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन की खास बात ये है कि रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को जो है वो काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। जैसा कि हमने कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में देखा था कि अगर ax की अगर डिग्री t है और bx की डिग्री t है तो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है t स्क्वायर हो जाता था अगर हमें cx को निकालना है तो यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बट अगर हम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन के थ्रू cx को निकालना चाहे तो क्योंकि cx की जो डिग्री है वो इस केस के अंदर 4 होगी, तो हमें जो है 5 यूनिक पॉइंट्स चाहिए होंगे टू यूनिकली आइडेंटिफाई दिस cx। तो हमें क्या करना होगा कि ax के कोई 5 पॉइंट्स लेने हैं, bx के कोई 5 पॉइंट्स लेने हैं, उनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करना है और हमें cx के कोई 5 यूनिक पॉइंट्स मिल जाएंगे। उन पॉइंट्स को जो है प्लॉट करके हमें cx जो है फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि उन 5 पॉइंट्स के थ्रू एक यूनिक cx ही पास कर रहा होगा। अब इससे फायदा ये हुआ कि हमारी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो t स्क्वायर से सीधा t तक रिड्यूस हो चुकी है। नाउ अब जो है हम इन स्टेप्स को देखते हैं जिसके थ्रू हम दो पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे यूजिंग द वैल्यू रिप्रेजेंटेशन।
नाउ सबसे पहले हम दो पॉलिनोमियल लेंगे ax एंड bx, दोनों की डिग्री d है। तो अभी जो ये पॉलिनोमियल है वो कोफिशिएंट की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हम इसको जो कन्वर्ट करेंगे वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि हमें पता है जो इसके मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी जो cx की जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 2d प्लस 1 होगी। तो हम जो है 2d प्लस 1 पॉइंट्स निकालेंगे, उनको जो है मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद उन वैल्यूज को कोफिशिएंट्स के अंदर कन्वर्ट करके cx को कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो है हमारा ग्रैंड प्लान है और इस चीज को जो है हमें कंप्यूटर एल्गोरिथम में करना है। नाउ इस प्लान के अंदर काफी सारी चीजें अभी भी हमारे लिए ब्लैक बॉक्स की तरह ही है कि कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन को हम वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड वैल्यू रिप्रेजेंटेशन को कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में बैक कैसे रिवर्ट करेंगे। तो इस चीज को करने के लिए हमें एफएफटी मदद करता है। नाउ अब जो है हम इसके फर्स्ट स्टेप पे फोकस करते हैं कि हम इसकी कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन को वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ आपके पास एक पॉलिनोमियल है px, a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस अप टू ad xd। नाउ इस केस के अंदर हमें जो है n पॉइंट्स निकालने हैं, n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू d प्लस 1 होगा। तो इन n पॉइंट्स को निकालने के लिए हमें जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका जो दिख रहा है वो क्या करेंगे, हम n जो है रैंडम पॉइंट्स लेंगे और उनके ऊपर px की वैल्यू निकाल लेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने n की वैल्यू x की वैल्यू 1 ली, तो उस टाइम पे जो है मेरे को px1 मिल जाएगा। x की वैल्यू 2 ली तो उस टाइम पे मेरे को p ऑफ 2 मिल जाएगा। x की वैल्यू 3 ली तो उस टाइम पे मेरे को p ऑफ 3 मिल जाएगा। और x की वैल्यू मैंने जब n ली तो इस टाइम पे मेरे को p ऑफ n मिल जाएगा। तो इसके थ्रू जो है हमें n पॉइंट्स यूनिक मिल चुके हैं। बट इस चीज में प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर x की वैल्यू 1 पुट करी तो इस चीज को p ऑफ 1 को इवेल्युएट करने के लिए हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी वो d लगेगी। सिमिलरली फॉर कैलकुलेटिंग फॉर x इक्वल टू 2 हमें d टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। तो अगर हमें n पॉइंट्स निकालने हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओवरऑल वो हो जाएगी n इंटू डी। नाउ इससे क्या हुआ कि हम दोबारा से हमारे पिछले वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे पहुंच चुके हैं जब हम कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई कर रहे थे यूजिंग द डी स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी कैन इंप्रूव दिस। नाउ अब हम क्या करते हैं, जनरल पॉलिनोमियल को छोड़ के एक सिंपल पॉलिनोमियल लेते हैं। मान लो हमने लिया px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से दिखता है। नाउ इस केस में मान लो हमें जो है 6 पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप थोड़ा ध्यान से देखो कि अगर मेरे को कुछ ऐसा वैल्यू मिल जाए कि अगर मेरे को किसी एक पर्टिकुलर x1 के ऊपर इसकी वैल्यू पता हो तो मेरे को किसी दूसरे किसी x के ऊपर भी उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पता लग जाए। नाउ ध्यान से देखना, अगर मान लो मैंने इसकी वैल्यू 1 पे निकाली तो p ऑफ 1 की वैल्यू क्या है 1। तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, हमें p ऑफ -1 की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली मिल चुकी है क्योंकि वो भी 1 है। अगर मेरे को p ऑफ वैल्यू 2 निकालनी है जो कि है 4, तो p ऑफ -2 भी डायरेक्टली मेरे को मिल गया है, वो है 4। ये इस वजह से हो पा रहा है क्योंकि p ऑफ x जो है वो इक्वल होता है p ऑफ -x के। तो आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू इन 6 पॉइंट्स को निकाल सकते हो बाय जस्ट कैलकुलेटिंग ओनली 3 पॉइंट्स, क्योंकि p ऑफ 3 भी अगर मैं निकालूं तो मेरे को p ऑफ -3 ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बट आप अब बोलेंगे कि ये तो इवन डिग्रीज की वजह से हो गया, तो मान लो चलो हम एक और डिग्री का भी केस ले लेते हैं। इस क्यूबिक फंक्शन के अंदर भी मान लो मैंने अगर p ऑफ 1 निकाला वो आता है 1 और p ऑफ -1 जो है वो आता है -1, p ऑफ 2 जो आता है वो है 8, p ऑफ -2 जो आता है वो है -8। ये भी x स्क्वायर के जैसा ही है बट इसमें एक चेंज है, p ऑफ x जो है वो माइनस ऑफ p ऑफ x के बराबर होता है। इसके थ्रू भी अगर आपको 6 पॉइंट्स निकालने हैं तो आप सिर्फ 3 पॉइंट्स को निकाल के आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 3 पॉइंट्स निकालने के बाद उनकी वैल्यूज को जस्ट सेम कॉपी ही करना है विद नेगेटिव साइन। अब जो है हम इस कंसेप्ट को थोड़ा जनरलाइज करते हैं। मान लो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px a0 a1 x a2 x स्क्वायर अप टू an-1 xn-1। तो इस केस के अंदर हमें क्या है, n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स निकालने हैं, तो हम उसको नाम दे देते हैं x1 प्लस माइनस x2 प्लस माइनस अप टू प्लस माइनस ऑफ xn/2। नाउ अब जो है हम इस ऑड एंड इवन डिग्री वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इस px पॉलिनोमियल को ऑड एंड इवन डिग्री के हिसाब से स्प्लिट कर देंगे। तो हमारे पास एक साइड पे इवन टर्म्स आ जाएगी सारी, एंड एक साइड पे हम सारी की सारी ऑड टर्म्स को रख लेंगे। नाउ अब जो है हम इस ऑड वाले पार्ट से x कॉमन निकाल लेते हैं सो डेट कि हमारे पास दो इवन डिग्री पॉलिनोमियल्स क्रिएट हो जाए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा।
और इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को हम p ऑफ e x स्क्वायर नाम दे देते हैं और इसको जो है p ऑफ o x स्क्वायर नाम दे देते हैं। तो इसके अंदर, इस केस के अंदर p e x स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा a0 प्लस a2x प्लस a4 x स्क्वायर अप टिल सो ऑन, एंड सिमिलरली p odd x स्क्वायर हो जाएगा a1 प्लस a3x प्लस a5x स्क्वायर अप टिल। तो हमारा जो फाइनल पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अब इस केस के अंदर अगर मैंने p ऑफ x डाला, x1 डाला फॉर एग्जांपल, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x1 स्क्वायर प्लस x1 p नॉट x1 स्क्वायर। एंड अगर मैंने इसके अंदर p ऑफ माइनस x1 डाला तो इसकी वैल्यू हो जाएगी p ऑफ e x1 स्क्वायर माइनस x1 p नॉट x1 स्क्वायर। नाउ इस एक्सप्रेशन को इवन एंड ऑड के अंदर कन्वर्ट करने का फायदा ये हुआ कि हमारी काफी सारी कंप्यूटेशन जो है वो ओवरलैप कर रही है। और इसके साथ ही अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो इवन पॉलिनोमियल है और जो ये ऑड पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, जिसकी वजह से हमारी जो कंप्यूटेशन है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है। इनिशियली हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो इस तरह से था a नॉट प्लस a2x स्क्वायर प्लस a4x4 up till so on for the polynomial pe। तो pe of x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन a नॉट प्लस a2x प्लस a4x स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल है वो x स्क्वायर का फंक्शन है ना कि x का। तो इनिशियली हमारे पास जो px पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री n थी, अब p नॉट एंड pe की जो डिग्री है वो n/2 - 1 हो जाएगी आफ्टर स्प्लिटिंग दिस एक्सप्रेशन इनटू इवन एंड ऑड टर्म्स। नाउ अब जो है हमें pe ऑफ x स्क्वायर एंड p नॉट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यूज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर अप टिल xn/2 स्क्वायर के ऊपर निकालनी है। ना इनिशियली हमारे पास जो एक्सप्रेशन था वो px था और इसके ऊपर हमें जो है प्लस माइनस x1 प्लस माइनस x2 से लेके प्लस माइनस xn/2 के ऊपर वैल्यूज निकालनी थी। अब जो है हमने इस px को स्प्लिट कर दिया है pe ऑफ x स्क्वायर एंड p नॉट ऑफ x स्क्वायर में। सो अब जो हमारा एक्सप्रेशन था px वो जो है स्प्लिट हो गया पॉलिनोमियल विद अ फंक्शन ऑफ x स्क्वायर में। अब जो है हमें x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर एंड xn/2 स्क्वायर के ऊपर वैल्यूज निकालनी है, क्योंकि अगर मैं प्लस माइनस x1 की बात करूं तो x स्क्वायर करने पे ये x1 स्क्वायर ही बच जाएगा। तो अगर मेरे को x1 स्क्वायर की वैल्यू पता है इस फॉर दिस पर्टिकुलर टू पॉलिनोमियल्स, तो मैं डायरेक्टली p ऑफ x1 एंड p ऑफ माइनस x1 निकाल सकता हूँ। एंड क्योंकि हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल इवन एंड पॉलिनोमियल ऑड है वो फंक्शन ऑफ x स्क्वायर है, तो हमारा जो कंप्यूटेशन है x1 स्क्वायर के ऊपर वैल्यू निकालने का वो काफी ज्यादा रिड्यूस भी हो जाएगा। ना हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था n पॉइंट से, अब जो है हमारे पास n/2 पॉइंट्स ही बचे हैं। तो आप देख सकते हो ये एक रिकर्सिव अप्रोच की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। सो नाउ इनिशियली हमारे पास एक्सप्रेशन px था और उसके ऊपर हमें प्लस माइनस x1 से लेके प्लस माइनस xn/2 के ऊपर वैल्यूज निकालनी थी। तो उस चीज को जो है हमने स्प्लिट करके दो सब पार्ट में तोड़ दिया है। अब जो है हमें pe ऑफ x स्क्वायर निकालना है एंड p नॉट ऑफ x स्क्वायर निकालना है विद वैल्यूज x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से लेके xn/2 स्क्वायर। तो इनिशियली हमारे पास n टर्म्स थी, अब जो है हमारे पास n/2 टर्म्स है। तो अब इस चीज को जो है आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ pe x स्क्वायर एंड p नॉट ऑफ x स्क्वायर, हम जो है इस चीज को कंबाइन कर देंगे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। तो जैसे ही हमारे पास x1 स्क्वायर की वैल्यू आएगी तो p ऑफ x1 जो है pe x1 स्क्वायर प्लस x1 p नॉट ऑफ x1 स्क्वायर के बराबर है एंड p ऑफ माइनस x1 भी जो है pe x1 स्क्वायर माइनस x1 p नॉट ऑफ x1 स्क्वायर के बराबर है। अब जो है हमारे पास pe x1 स्क्वायर एंड p नॉट x1 स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुके हैं, तो इस चीज को जो है यूज करते हुए हम p x1 एंड p माइनस x1 निकाल लेंगे। सो सिमिलरली प्लस माइनस x2 से लेके प्लस माइनस xn/2 की वैल्यूज हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग के अंदर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी टू कैलकुलेटिंग दिस n टर्म्स वो आ रही थी n इंटू डी इज द डिग्री, बट अब जो है इस तरीके से इवेल्युएट करने पर हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n log n में कन्वर्ट हो जाएगी, बिकॉज ये यहाँ पे जो है हम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच लगा रहे हैं। इनिशियली में हमारा जो इनपुट डाटा सेट था उसमें n टर्म्स थी, बट डिवाइड करने पे जो डाटा सेट है वो हाफ में रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि हमें जो है अब सिर्फ n/2 टर्म्स के ऊपर ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सिमिलरली जब हमारे पास pe ऑफ x स्क्वायर का जब हम एक्सप्रेशन इवेल्युएट कर रहे होंगे तो उसको भी जो है हम बाद में स्प्लिट कर देंगे इनटू n/4 एंड n/4 टर्म्स में, अप टिल जब तक हमें सिर्फ एक टर्म ना मिल जाए। तो इस तरह से जो है हम इसके ऊपर डिवाइडेड कॉन्कर अप्रोच लगाएंगे और इस चीज को इवेल्युएट करेंगे। नाउ इस अप्रोच में इस स्टेप के ऊपर एक प्रॉब्लम है।
क्योंकि हमारी पूरी की पूरी जो अप्रोच है वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर हमें n पॉइंट्स निकालने हैं तो हम सिर्फ आधे पॉइंट्स निकालेंगे, क्योंकि बाकी के आधे पॉइंट्स विद नेगेटिव साइन करके ऑलरेडी कैलकुलेट हो जाएंगे। सो इनिशियली हमारे पास जो ये प्लस माइनस x1 से लेके प्लस माइनस xn/2 पॉइंट्स थे वो सारे के सारे पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्ड थे। बट लेटर ऑन ये जो x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से लेके xn/2 स्क्वायर है, ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव पेयर नहीं है। तो हमारी जो रिकर्सिव अप्रोच है वो इस स्टेप के ऊपर आके रुक जाएगी। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या हम x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर से लेके xn/2 स्क्वायर की सारी वैल्यूज को पॉजिटिव नेगेटिव पेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं। हम इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमें x1 से लेके xn/2 जो हमारी टर्म्स है, इन टर्म्स की जो डोमेन है उसको थोड़ा एक्सपेंड करना पड़ेगा। हमें जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर जाना पड़ेगा सो दैट कि हम पॉजिटिव नेगेटिव पेयर क्रिएट कर सके फॉर द स्क्वायर्ड वैल्यूज। नाउ अब जो है हमें ये चूज करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में हमें कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लेना है सो दैट कि हम ये सक्सेसफुली इस रिकर्सिव अप्रोच को कर पाए, सो दैट कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो n into d से n log n में कन्वर्ट हो जाए। नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को निकालने के लिए हम थोड़ा जो है इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की हेल्प लेंगे। मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है px x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। इस केस के अंदर हमें जो है 4 टर्म्स निकालनी है, 4 वैल्यूज निकालनी है। तो इनिशियली हम जो है इन वैल्यूज को x1 माइनस x1 x2 एंड माइनस x2 ले लेते हैं। नाउ अब जो है हमें px को इवन एंड ऑड स्प्लिट में कन्वर्ट करना है, एंड क्योंकि हमारे पास इनिशियली एक्सप्रेशन में प्लस माइनस x1 एंड प्लस माइनस x2 है, तो उससे कन्वर्ट करते हुए अब जो है हमें x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है x1 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो है x2 स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट इस रिकर्सिव को और फर्दर ऑन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि ये अगर x1 स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें माइनस x1 स्क्वायर चाहिए, सो दैट कि हम इसको फर्दर प्रोसीड कर पाए और यहाँ पे जो है x14 कैलकुलेट कर पाए। नाउ इस केस के अंदर बेस्ट पार्ट ये है कि अब जो है हम यहाँ पे वैल्यूज खुद ही चुन सकते हैं। मान लो मैंने x1 की वैल्यू 1 ली, तो ये जो है -1 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी एंड ये 1 हो जाएगी। तो अगर ये -1 है तो आप जानते ही है मैं इसको आयोटा ले लेता हूँ, इसको माइनस आयोटा ले लेता हूँ, क्योंकि हम जानते ही हैं कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। सो फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 है, तो इस केस के अंदर x की जो वैल्यू है वो आयोटा होती है। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट है। अगर आप इसके बारे में अगर नहीं जानते हो तो आप कहीं से पढ़ के आ सकते हो, बट अगर आप चाहोगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा ना। इस चीज को जो है आप एक दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हो कि आपको x4 इज इक्वल्स टू 1 के 4 रूट्स निकालने हैं। उसके जरिए भी आप जो है x1 माइनस x1 x2 एंड माइनस x2 की वैल्यू कैलकुलेट कर पाओ। नाउ लेट्स जनरलाइज दिस थिंग। मान लो आपके पास एक और पॉलिनोमियल है px इक्वल टू x5 प्लस 2x4 माइनस x3 प्लस x स्क्वायर प्लस 1। तो इस केस के अंदर आपको जो है 6 टर्म्स निकालनी है, 6 वैल्यूज निकालनी है। नाउ क्योंकि हमें पता है कि इसके रिकर्सिव स्टेप के अंदर हर बार नंबर ऑफ टर्म जो है वो बाय 2 के हिसाब से घट जाती है, तो इट्स बेटर टू टेक द वैल्यू व्हिच इज ऑफ पावर ऑफ 2। तो इस केस के अंदर क्योंकि हमारे पास 6 टर्म्स है और 6 जो है 2 रेज़ टू द पावर में नहीं आता, तो इस वजह से हम इस केस के अंदर 8 टर्म्स को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं तो मान लो आपको जो है लैम्डा टर्म्स निकालनी है, तो आप एक x वैल्यू लोगे जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा होगी, and x should be equals to 2 raised to the power y, where y is an integer। तो ये कुछ भी नहीं है। मान लो आपके पास 7 है तो उस केस में भी आप 8 ही लोगे। मान लो आपके पास 15 है तो उस केस में आप 16 ले लोगे। मान लो आपके पास एक 223 है तो उस केस में आप 256 ले लोगे। तो बस इतना ही है, बट ट्राई टू टेक द लोवेस्ट वैल्यू, बिकॉज उससे आपकी कंप्यूटेशन जो है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, वरना कंप्यूटेशन बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। नाउ अब जो है हम इस वाले पॉलिनोमियल की ही बात करते हैं। तो इस केस के अंदर हमको जो है 8 टर्म्स निकालनी थी। तो हमने जैसे पिछले वाले एग्जांपल में देखा था, जब हमको 4 टर्म्स निकालनी थी तो उस टाइम पे हमने क्या किया था कि x रेज़ टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1, तो हमें 4 रूट्स निकालने थे यूनिटी के। अब इस केस के अंदर क्या होगा, x रेज़ टू द पावर 8 इज इक्वल्स टू 1, तो इस टाइम पे हमें 8 रूट्स निकालने होंगे यूनिटी के। तो अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करूं तो अगर x रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू 1 है, तो इस केस के अंदर हमें n रूट्स निकालने हैं यूनिटी के।
ताकि इस वैल्यूज को हम जो है रिकर्सिव में यूज कर सके और हमारा जो रिकर्सिव स्टेप है वो इजिली कंक्लूड हो पाएगा। नाउ अब तक जो है हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में ये देखा कि जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हम हमेशा 2 में ही लेंगे, सो डेट की रिकर्सिव स्टेप में हमेशा वो बाय हाफ इक्वली डिवाइड हो सके। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि टू कैलकुलेट दिस n रूट्स ऑफ द यूनिटी हम जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मदद लेंगे। बट एक्चुअली में ये कॉम्प्लेक्स नंबर मदद करता कैसे है, अब इस चीज को देखते हैं। नाउ लेट से कि हम जो है z raised to the power 8 equals to 1 के सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो इस चीज को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक मैंने यूनिट सर्कल लिया और उसके ऊपर 8 पॉइंट्स रखे इक्वी डिस्टेंस के ऊपर। नाउ एंगल बिटवीन एनी ऑफ दिस 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये सब के सब इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है। तो अगर मैं इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास 8 सेक्शन बनेंगे। 8 सेक्शन जो है वो 2 पाई को इक्वली कवर कर रहे हैं, तो एक सेक्शन जो है वो 2 पाई बाय 8 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो एक थीटा है या एक थीटा या ये सारे थीटा जो है ये 2 पाई बाय 8 के बराबर होंगे। नाउ वन मोर इन्फॉर्मेशन इज दैट क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो इस वजह से यहाँ पे जो y एक्सिस है वो इमेजिनरी पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है एंड जो x एक्सिस है वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो यहाँ पे जो आप y एक्सिस पे 1 2 देख रहे हो वो एक्चुअली में आयोटा 2 आयोटा है, ना कि 1 2। बट जो रियल लाइन के ऊपर जो आप देख रहे हो वो एक्चुअली में 1 और 2 ही है। तो इस केस के अंदर हमें जो है इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पता है जो है 1,0। अब मेरे को जो है इस पॉइंट का निकालना है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको ज्वाइन करूंगा एंड क्योंकि मेरे को ये थीटा एंगल भी पता है तो मैं क्या करूंगा, ट्रिग्नोमेट्री की मदद से इसके कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा इस पॉइंट के। तो क्योंकि ये सर्कल है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ये भी 1 रहेगा, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 1 cos थीटा हो जाएगी एंड ये जो है 1 sin थीटा हो जाएगा। बट क्योंकि जो y एक्सिस है वो कॉम्प्लेक्स डिनोट कर रही है, इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रही है, तो इस वजह से ये जो है 1i sin थीटा हो जाएगा। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो हो जाएंगे cos थीटा कोमा आयोटा sin थीटा। नाउ एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस तरह से जो है रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हम इसको cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है इसका सॉल्यूशन कैसे है, तो अब इस चीज पे डिस्कस करते हैं। नाउ इस तरीके से जो है हम किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, किसी भी पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मैं इस चीज को थोड़ा और जनरलाइज करूं सो दैट कि मैं इसको थोड़े अच्छे तरीके से लिख पाऊंगा, तो मैं अब क्या करता हूँ, ई आयोटा थीटा को इसके बराबर रखता हूँ एंड उसके बाद W को ई 2 पाई बाय n इंटू आई के बराबर रखता हूँ। अब इससे क्या हुआ कि हम जो है W की फॉर्म में सारे के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो W जो है W0 हो गया, ये W1 हो गया, ये W2, W3, W4, W5, ये W6 एंड ये W7। सो फॉर अ गिवन पॉलिनोमियल Px हमको जो है अगर इसकी जो है n-1 डिग्री है तो हमको n टर्म्स निकालनी थी, और उस n टर्म्स को निकालने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले सारे टर्म्स के x कोऑर्डिनेट निकाले। तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे किस तरह से आए, w raised to the power 0, w1, w2 up till wn-1। अब जो है इस वैल्यू को जो है एक एक करके हम p में डालेंगे एंड उसके बाद हमारे पास उससे y कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएगा। तो हमारे पास सारे के सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, सारे के सारे यूनिक n टर्म्स इकट्ठे हो जाएंगे। नाउ अब जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करने से फायदा हमारा ये हुआ कि हमको जो है पॉजिटिव नेगेटिव पेयर्स मिल चुके हैं, कि ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के साथ पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बनाएगा, ये जो है इसके साथ, ये वाला पॉइंट जो है इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बनाएगा, और ये जो है इसके साथ। तो 180 की डिग्री के ऊपर जो है ये पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बना रहे होंगे। नाउ ये चीज इस वजह से वर्क कर रही है क्योंकि मान लो हमारे पास एक पॉइंट है वो जो है cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, मान लो एक रूट जो है, मैं उसमें जो है 180 डिग्री ऐड करता हूँ, तो वो बन जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस 180 प्लस आयोटा sin थीटा प्लस 180 एंड cos थीटा प्लस 180 जो है वो माइनस cos थीटा होता है एंड sin थीटा प्लस 180 माइनस sin थीटा होता है। सो ये जो अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लेता हूँ तो ये जो है इसके बराबर ही हो जाएगा। सो दैट्स वाई
जो 180 डिग्री के अपार्ट होते हैं वो सारे के सारे जो पेयर ऑफ पॉइंट्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव पेयर होते हैं। सो अगर मैं इस चीज को जो है W के फॉर्म में लिखूं तो W ऑफ J इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ W ऑफ J प्लस n/2। तो WJ WJ प्लस n/2 का जो पेयर है वो पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बनाएगा हमारा इस केस के अंदर। आप जो है WJ और WJ प्लस n/2 को कैलकुलेट कर सकते हो कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में लिख के, और उसके बाद आप खुद देख सकते हो कि ये जो है पॉजिटिव नेगेटिव पेयर ही बनाएगा। सो W0 W4 एक पेयर बना रहा है इस केस के अंदर, W1 W5 W2 W6 एंड W3 W7। तो ये जो है हमारे पेयर्स बन चुके हैं। अब जब इसके अंदर रिकर्सिव स्टेप पे अब जो है इस चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पॉइंट्स जो है डिवाइड हो जाएंगे, और उसके बाद 8 पॉइंट जो है वो 4 पॉइंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो जो 4 पॉइंट्स हमारे जो नए पॉइंट्स बनेंगे वो भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव पेयर के अंदर ही होंगे। सो नाउ अब जो है हम हमारा ट्री बनाते हैं। तो मैंने पेयर्स इस तरह से ले लिए, W2 W6 W3 W7। तो ये जो है एक पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बन जाएंगे। अब जो है इसको रिकर्सिव को आगे बढ़ाते हैं तो ये W0 बन जाएगा, ये W2, ये W4 एंड ये W6। नाउ ये W0 2 4 6 जो है वो इधर लाई कर रहे हैं। अब ये भी जो है इक्वी डिस्टेंस पे है, और इस केस के ऊपर W0 W4 जो है पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बनाएंगे, W2 W6 जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव पेयर बनाएंगे। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूंगा, W0 W4 एंड W2 W6। ये जो है इस तरह से मल्टीप्लाई होंगे तो ये W0 बन जाएगा और ये W4 बन जाएगा। तो इस वाले रिकर्सिव स्टेप के बाद हमारे पास दो वैल्यू बची, एक W4 एंड एक W0, एंड ये दोनों भी जो है एक नेगेटिव पॉजिटिव पेयर बनाते हैं। तो इसको जो है हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं रिकर्जन को, और उसके बाद ये W0 पे चले जाएगा। तो इस तरह से जो है हम हमारे रिकर्जन को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हर स्टेप के ऊपर हमारे पास हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव पेयर भी होंगे, और हम जो है उन पेयर्स को इक्वी पार्ट्स में डिवाइड भी कर पाएंगे, क्योंकि सबके सब जो है इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के ऊपर ही 2 नंबर ऑफ टर्म्स ही लिए थे, सो डेट कि वो हर लेवल के बाद एक ऐसा नंबर हमारे पास आए जो 2 से डिवाइड हो पाए। नाउ लेट्स जनरलाइज दिस थिंग। तो इनिशियली हमारे पास px था जो है p0 p1 से लेके pn-1, और इस केस के ऊपर हमको जो है W0 W1 से लेके Wn-1 वैल्यूज के ऊपर px की वैल्यू निकालनी है। नाउ एट द रिकर्सिव स्टेप हम जो है इस पॉलिनोमियल को इवन एंड ऑड में स्प्लिट कर देंगे। तो इवन साइड के ऊपर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स बचेंगे वो p0 p2 p4 से लेके pn-2 बचेंगे, एंड ऑड साइड के ऊपर p1 p3 p5 से लेके pn-1 बचेंगे। और हमको जो है इस टाइम के ऊपर W0 W2 Wn-2 के ऊपर वैल्यूज निकालनी, क्योंकि हमने उसका जो है स्क्वायर कर दिया है पॉजिटिव नेगेटिव पेयर का। तो अल्टीमेटली हमको जो है y even निकालने हैं, p even of W0 p even of W2 से लेके p even of Wn-2, एंड सिमिलरली फॉर ऑड केस। नाउ अब जो है हमको इवन एंड ऑड के आंसर्स को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास इक्वेशंस ये थी तो हम यहाँ पे xj को जो है wj से रिप्लेस कर देंगे। नाउ आफ्टर रिप्लेसिंग द वैल्यू हमारी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। अब इस केस के ऊपर भी क्योंकि हमको पता है wj जो है W of j plus n/2 के बराबर होता है, तो इस चीज को भी हम रिप्लेस कर देंगे। नाउ आफ्टर डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल इनटू इवन एंड ऑड टर्म्स, तो अब जो है हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमको इन पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर वैल्यूज निकालनी है, और उसके लिए हम जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मदद लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस केस के अंदर, y ऑफ j को जो है p ऑफ W2j से रिप्लेस करेंगे, एंड y नॉट ऑफ j को जो है p नॉट ऑफ W2j से रिप्लेस करेंगे। हमारी फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी, और उसके बाद हम ye एंड y नॉट क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है तो उसकी मदद से हम जो है इन वैल्यूज को ऐड करके हमारी फाइनल पॉलिनोमियल की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो हमारा जो फाइनल पॉलिनोमियल की वैल्यूज थी वो थी ये सब। तो अगर मैं किसी भी p ऑफ wj की बात करूं तो वो जो है इजीली इसके थ्रू जो है कैलकुलेट कर पाएगा, एंड सेम केस फॉर p ऑफ माइनस wj जो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ अगर आप इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो
तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हो, हमारे पास इनिशियली n टर्म्स थे, उसको हमने जो है ऑड एंड इवन में स्प्लिट करके fn/2 और fn/2 में कन्वर्ट कर दिया, और जब हम इस ऑड एंड इवन को जब ऐड करेंगे तो हम n/2 कंप्यूटेशन करेंगे, तो हमारी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास जो है n log n वैल्यू आएगी। नाउ अभी तक जो है हमने कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन से वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्जन कर दिया है। अब जो है फाइनली हमें वैल्यू रिप्रेजेंटेशन से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो अब देखते हैं कि इसको हम कैसे कर पाएंगे। नाउ सबसे पहली बात ये है कि जो आपने कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन से वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में जो भी कैलकुलेशन करी वो काफी हद तक सिमिलर है जब आप वैल्यू रिप्रेजेंटेशन से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में जाओगे। अगर मैं कोफिशिएंट से वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कन्वर्जन के मेथड को थोड़े अलग पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स मैंने लिखे हैं एट द वैल्यूज ऑफ x0 x1 से लेके xn-1 तक, उसको जो है मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। हमने जो है इस चीज को वेक्टर मैट्रिक्स प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। नाउ हमारे जो सारे के सारे पॉइंट्स के मैट्रिक्स को अगर हम पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो है हमें एक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन दे देगा। नाउ हमने जो है FFT एल्गोरिथम में देखा था कि हम जो है इस x ऑफ k को wk से रिप्लेस कर देंगे, वेयर w इज इक्वल टू e2π/n iota। तो अब जो है इस तरह से इस मैट्रिक्स को रीराइट करें तो हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगी। नाउ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हैज अ स्पेशल नेम, इसे जो है हम DFT मैट्रिक्स भी कहते हैं। DFT मतलब डिस्क्रीट फॉरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ बहुत सारी बुक्स एंड रेफरेंसेस के अंदर इस FFT का जो यूजेज है वो इन सारी खतरनाक मैट्रिक्स को एफिशिएंटली मल्टीप्लाई करने में ही आता है। तो जब हम जो है पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे यूजिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हमें जो है इस टाइप की मैट्रिक्स मिली, तो इस वजह से जो है हम इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में FFT लगा पा रहे हैं। नाउ अब जो है इस FFT की खास बात यही है कि वैल्यू रिप्रेजेंटेशन से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए हमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं करना, हमें बस क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है और इसको जो है इधर लेके आना है। तो हमारी जो फाइनल मैट्रिक्स है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, क्योंकि अब जो है हमें ये सारे के सारे कोफिशिएंट्स को निकालना है यूजिंग दिस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। नाउ अब जो है मैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को रीराइट करूं यूजिंग द अलजेब्रा, तो हम जो है इस मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से लिखेंगे। अभी ये किस तरह से हुआ मैं इस पर्टिकुलर बात में नहीं जाऊंगा, ये पूरा अलग ही कंसेप्ट हो जाएगा, बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैट्रिक्स जो है वो कुछ इस तरह से दिखेगी ना। अगर आप जो है थोड़ा गौर से देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आपको DFT मैट्रिक्स की तरह ही लगेगी अगर आप W को रिप्लेस कर दोगे 1/n ऑफ w-1 से। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में वैल्यू रिप्रेजेंटेशन से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में जाने के लिए भी हम यहाँ पे FFT की मदद लेंगे। नाउ अब जो है हम इस चीज का डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे कोफिशिएंट से वैल्यू रिप्रेजेंटेशन एंड वैल्यू से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन का। तो स्टार्टिंग में आपके पास पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स गिवन थे, तो आपने n रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर इस पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैलकुलेट करी थी यूजिंग द FFT एल्गोरिथम। सो फॉर डूइंग दिस आपने जो है इस तरह से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करी थी वेयर ओमेगा इज इक्वल्स टू e2πi/n। नाउ वैल्यू रिप्रेजेंटेशन से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में जाने में अब आप क्या करोगे, इनवर्स FFT लगाओगे। अब जो है आपके पास वैल्यूज पड़ी है, बट अब जो है आपको उसमें से कोफिशिएंट्स कैलकुलेट करनी है। सो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, इनवर्स ऑफ DFT मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे वैल्यूज के साथ, सो दैट कि हम जो है उसके कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट कर पाए। नाउ एवरी ओमेगा इन द DFT मैट्रिक्स इज बीन रिप्लेस्ड बाय द 1/n ओमेगा-1। नाउ इससे हमको क्या पता लगा कि हम जो है इनवर्स FFT को जो है FFT की तरह ही कैलकुलेट कर पाएंगे। बस हमें क्या करना है, इस ओमेगा को 1/n e⁻⁻⁻n से रिप्लेस करना है। अब जो है जितना भी हमने पहले पढ़ा वो सेम का सेम आपको इस पर्टिकुलर इनवर्स FFT में ही लगाना है। दैट्स इट। अब जो है इसकी मदद से आपने जो है इनवर्स FFT भी कैलकुलेट कर लिया है। तो इस तरह से आपने जो है कोफिशिएंट से वैल्यू रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्ट कर दिया एंड वैल्यू से कोफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन में भी कन्वर्जन कर दिया। तो अब जो है आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर से ऑर्डर ऑफ n log n में कन्वर्ट कर दी है, एंड ये जो है पॉसिबल हो पाया है FFT की मदद से। जनरली FFT जो है जब हमको DFT मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है तो वहां पे बहुत ज्यादा मदद करता है, या कोई भी बहुत मुश्किल मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करनी होती है वहां पे ज्यादा मदद करता है। तो हमने क्या किया कि इस मल्टीप्लिकेशन वाले प्रॉब्लम्स को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सो दैट कि हम इस चीज के ऊपर FFT अप्लाई कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।